and welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV. Today, India has awakened with a new consciousness. The journey of Viksit Bharat begins as our parliamentarians have bid farewell to the British-era Parliament building, which will now be known as Samvidhan Sabha, and moved to the new building, which stands as the edifice of Atmanirbhar Bharat. MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha gathered for one last group photograph at the Samvidhan Sabha. Marking a ceremonial exit from the Samvidhan Sabha, both the houses met together for the last time in the iconic Central Hall and hailed India's democratic journey. PM Modi urged members of parliament to reaffirm the commitment to make India a developed nation by 2047. Later, Prime Minister Modi and several MPs, PM led them to the new parliament building from the Samvidhan Sabha. And later, the Narendra Modi government introduced the Women's Reservation Bill as 128th Constitutional Amendment Bill 2023 to bring in 33% reservation for women in Lok Sabha and all the state legislative assemblies. मनोज जी, ऐतिहासिक दिन आज का। बिल्कुल, आज का ऐतिहासिक दिन है और इस लिहाज से भी ऐतिहासिक दिन है कि एक ओर जहां देश अपनी संसदीय यात्रा का, लोकतांत्रिक यात्रा का 75 वर्ष का सफर पूरा करके एक नया अध्याय लिख रहा है, साथ ही अगर बात वुमेन रिजर्वेशन बिल की जाए, उस दृष्टि से भी एक बड़ा ये कहा जाएगा एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन में कही हैं। उन्होंने महापुरुषों को याद किया, केंद्रीय कक्ष की उपलब्धियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले वो सुनते हैं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जो संसद का केंद्रीय कक्ष है वो ऐतिहासिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, जहां संविधान का निर्माण हुआ, कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी संसद भवन में 4000 कानून पारित किए गए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसी संसद भवन में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के हित में भी कानून पारित किए गए। ऐसे कई कानून लोक हित में पारित किए गए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं
एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से सेंट्रल हॉल से यह संदेश दिया है कि किस तरह से अलग अलग समय की यात्रा में, संसदीय यात्रा में भारत ने तमाम उपलब्धि इस संसद भवन से हासिल की, कई तमाम कानून बने, और क्या आगे की राह है, क्या आगे का रास्ता है लोकतंत्र की दृष्टि से, आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से, विकसित भारत बने इस दृष्टि से क्या कुछ करना होगा, तमाम संदेश प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन से देश को दिए। विकसित भारत बने इसके संकल्प की बात उन्होंने की। क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं? वरिष्ठ भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, संसद के केंद्रीय कक्ष से, सेंट्रल हॉल से जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसके क्या मायने हैं, और जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया क्या संदेश है इसका? देखिए, मायने तो बड़े स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो जैसा अभी कुछ अंश दिखा करके आपने भी उस बात को रेखांकित किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय कक्ष और संसद, इसकी जो भूमिका पिछले 75 वर्षों में रही है, अब इस भवन का नाम उन्होंने संविधान सदन उसका सुझाया और वो सब ने स्वीकार किया। अब वो संविधान सदन के नाते उसकी पहचान होगी। संसद भवन जो नया भवन बन गया उसको जाना जाएगा। तो उसका जो योगदान है उसका उन्होंने उल्लेख किया, और उसमें उन्होंने उस यात्रा का कल भी बहुत एक गौरव के साथ उसका उल्लेख किया था, और आज भी उसकी उन्होंने चर्चा की। और ख़ास तौर से आज इस संदर्भ में चर्चा की कि जो बिल्कुल ऐसे उपेक्षित वर्ग थे जिनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं गया, ट्रांसजेंडर हैं या जो है हमारे दिव्यांग हैं, उनकी भी चिंता इस बार इस संसद ने की। 4000 के करीब कानून विभिन्न विषयों पर लेकर के बनाए, इत्यादि इत्यादि। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग अब नए भवन में जा रहे हैं, नए संकल्पों के साथ जा रहे हैं। हमारे सामने जो दायित्व है वो अब अमृत काल के अंदर पूरी तरीके से स्वयं को समर्पित करते हुए, कोई यदि हमसे जो भूल मान लिए हुई है, कुछ हमने मर्यादा को यदि कभी तोड़ा भी है, तो उसको समाप्त करते हुए, उन भूलों से सीखते हुए हम एक गंभीरता के साथ उस सदन में प्रवेश करें, नए सदन में प्रवेश करें, नए संकल्पों के साथ जो हमारे नए लक्ष्य हैं, नवीन भारत के जो लक्ष्य हैं। और जैसा बार बार वो पहले भी कहते रहे, आज भी उन्होंने उस बात का उल्लेख किया कि हम ये जो अमृत काल है इसके अंदर जितनी हम तेज गति से बढ़ेंगे उतनी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त होगा। 2047 हमने तय किया है कि 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम तब तक अपने देश को सब प्रकार से समृद्धि के स्तर पर भी और ज्ञान के स्तर पर भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इन सपनों को लेकर के चलें, उन सपनों को पूरा करें, तेज गति से काम करें ताकि ये लक्ष्य शीघ्र पूरे हो सके। तो कुल मिलाकर के जन कल्याण, उपेक्षित वर्ग की बात करके उन्होंने जो संदेश दिया, ये हमारी दिशा है। और आज जब हम नए भवन में भी पहुंचे तो उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक अद्भुत जो बिल आया है, अद्भुत इस रूप में मैं कह रहा हूं कि हालांकि 1996 इसकी चर्चा चल रही थी, परंतु बहुत सारे कारण रहे, उसके बाद में कभी कुछ बात हुई तो करेंगे, लेकिन आज अंततः उसको सदन के अंदर प्रस्तुत किया गया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसके विषय में पहले घोषणा की कि कैबिनेट इसको स्वीकार किया, और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से और देश के सशक्तिकरण की दृष्टि से, क्योंकि महिलाओं का जो योगदान है वो निरंतर बहुत महत्वपूर्ण भी है और बराबर बढ़ता भी जा रहा है, और उसके बिना कोई भी जो राष्ट्र है वो समर्थ नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई अंग यदि कमजोर है तो हम पूरे शरीर को स्वस्थ नहीं मान सकते, तो हमारे सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करते हुए महिलाओं को का नेतृत्व यशस्वी हो, इस दृष्टि से हम इस बिल को लेकर के आ रहे हैं। इसका बात के उल्लेख किया, तो दिशा तो उनकी तरफ से स्पष्ट है जी। जिस दिशा में 2014 से लगातार देश को लेकर के चल रहे हैं वो आज उसका उन्होंने उल्लेख किया, और पुराना जो 75 वर्ष का जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उसकी भी चर्चा की। छोटा बहुत इशारा उन्होंने गलतियों की ओर भी किया, और कुल मिलाकर के नए संकल्पों के साथ नए संसद भवन में पहुंच करके उनको पूरा करने का आह्वान किया जी। Absolutely, sir. But before we talk about other developments, let's talk about central development. Around the central hall, around 41 heads of states, they address the MPs in the iconic central hall.
different presidents addressed the MPs almost 86 times. In the Samvidhan Sadan, more than 4,000 bills were passed. A very important statement that Prime Minister made, that we just cannot discard it, calling it the old building. Let's call it Samvidhan Sadan. Sir, how do you reflect upon India's democratic journey from being an ancient diverse civilization to this democratic modern superpower? देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो बहुत लोगों को ये भी आशंका थी, चर्चिल जैसे बड़े व्यक्तित्व ने, जो अपने स्तर के बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री भी इंग्लैंड के माने जाते हैं, हालांकि भारत के प्रति उनका प्रेजुडिस जरा ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोग तो शासन करने लायक ही नहीं है, उनमें क्षमता ही नहीं है, ये तो बिखर जाएंगे ये। उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर सवाल खड़े किए। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई और निस्संदेह संविधान सभा के रूप में, हम के संचालन स्थल के रूप में जो केंद्रीय कक्ष की भूमिका है वो तो ऐतिहासिक है। वो तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अध्ययन का विषय भी होगी और प्रेरणा का विषय भी होगी। किस प्रकार से एक एक विषय के ऊपर 300 से अधिक उसके अंदर जो है धाराएं हैं, एक एक विषय के ऊपर छांट करके, तराश करके, उसको ब्रिक बाय ब्रिक, उसको हमारे जो चिंतक थे, मनीषी थे उस समय के, और जिन्होंने स्वयं देश की आज़ादी के अंदर जिनका योगदान था, जिनके अनुभव थे, जो आम जन से सीधे जुड़े हुए थे, उनकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनका अनुभव भी था, उन्होंने किस प्रकार से तराश करके एक कानून बनाया। दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको देख करके बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारा ये संविधान बना। तो ये चीज़ें अध्ययन की भी विषय रहेंगी और प्रेरणा का विषय भी रहेंगी। और एक बार संविधान बनने के पश्चात उस संविधान की मर्यादा के अनुसार, उस संविधान ने जो हमको कहा कि हम इसको आत्मार्पित करते हैं देश के कल्याण के लिए, आम जन के कल्याण के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो उस भावना के अनुसार निरंतर काम करते हुए जब जैसी आवश्यकता हुई उस प्रकार के कानून बनाते हुए है। ऑफ कोर्स देयर आर लैप्सेस, कुछ असफलताएं भी होंगी हमारे संसदीय जीवन की, शायद हमने उस गंभीरता से या उस तत्परता से उन विषयों का एड्रेस न किया होगा, परंतु उन भूलों से हमने सीखा है। और उस सारा का सारा जो समग्र इतिहास है, जो केंद्रीय कक्ष को केंद्र मान करके खड़ा हुआ है, वो वास्तव में बड़ा प्रेरक है। और जैसा आप संविधान सदन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए वहाँ इस प्रकार का एक केंद्र, इस प्रकार का एक आप कहिए कि अध्ययन केंद्र विकसित होगा, या जिसको संग्रहालय विकसित होगा, जो बच्चों को, आने वाले लोगों को सारे इतिहास के संबंध में बताएगा भी कि किस प्रकार से यहाँ पर बहस हुई, किस प्रकार से यहाँ पर चर्चाएं हुई, किस प्रकार से एक एक विषय के ऊपर गंभीर विचार विमर्श हुआ, इत्यादि इत्यादि। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भूमिका है ये बहुत बड़ी है। और जैसा कहा, 41 हेड ऑफ स्टेट्स आए, यहाँ पर जो है राष्ट्रपतियों के सब भाषण हुए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और इसके अलावा जो और भी जो गंभीर मंत्रणाएं हैं वो उसके अंदर हुई। माने केंद्रीय कक्ष इस संविधान सदन का एक ऐसा महत्व है। और मुझको तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मैं जब छोटा था तो उसे मैं देखता था एक भवन, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे भाषण दे रहे हैं, और ये उल्टे से दिखने वाले पंखे मुझे लगता था दुनिया में कहीं नहीं है। वो एक अद्भुत सा एक उससे भावनात्मक सा संबंध हुआ। फिर मैं खुद पार्लियामेंट के अंदर आ गया, तो उसकी जो भव्यता है कक्ष की वो भी बड़ी दर्शनीय है। तो उसको, उसके गौरव को स्थापित करते हुए, उस गौरव को कायम करते हुए और उसको हम आगे चलें, इसलिए उसको आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको हम संविधान सदन के रूप में इसको याद रखेंगे और बराबर यहाँ से प्रेरणा लेते रहेंगे। जी बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी, तमाम पहलू हैं। प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन आज का है, जाहिर तौर पे जो संसदीय यात्रा है भारत की, उसके कई बहुत बड़े मायने हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा। राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी यही संदेश दिया कि भारत का लोकतंत्र किस तरह से मजबूत होता गया और दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि हम नए संसद भवन में नई आकांक्षाओं के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सांसदों से काफ़ी अपेक्षाएं हैं और उन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो हमारी देश की आज़ादी का साक्षी रहा, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा, जिसमें अनेक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, इसी केंद्रीय कक्ष में
माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन में हमें मिला। विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने यहाँ संबोधन करते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त की और आज इस केंद्रीय कक्ष से हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। जी बिल्कुल, नए संसद भवन को लेकर तमाम आशाएं हैं। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि नया संसद भवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है। यह राष्ट्रीय गर्व, एकता और पहचान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम नए संसद भवन में जा रहे हैं तो हमें टकराव की भावना को विदाई देते हुए सहयोग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Momentous occasion as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy. I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one. बिल्कुल कृति अगर देखा जाए तो आज के जो संबोधन केंद्रीय कक्ष से रहे उसके तमाम बहुत बड़े मायने हैं। अगर लोकतंत्र की दृष्टि से बात की जाए, आम आदमी की दृष्टि से बात की जाए और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और साथ ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने जो संसदीय यात्रा है भारत की उसका उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह से लोगों के कल्याण के लिए सदन ने काम किया है। राजेंद्र अग्रवाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात अपने इस नए भवन की कर रहे हैं तो जहां हमारी संसदीय यात्रा रही है, जो अब संविधान सदन के नाम से जो भवन हमारा जाना जाएगा और प्रेरणा देने का काम करेगा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सभी संबोधन में एक बात आई कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ये दुनिया भी मान रही है। भारत का लोकतंत्र किस तरह से आगे बढ़ा है 75 सालों में और जन कल्याण के काम करते हुए आगे बढ़ा है। G20 का उदाहरण दिया गया इस यात्रा में और इन संदेशों के, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी है, ये तथ्यात्मक रूप से भी सही है। हमारे जो ग्रंथ रहे, माने वैदिक परंपरा से हमारे यहाँ वो जो जैसे बड़ा प्रसिद्ध है वो संगतत्वम संवदत्तम संवो मनांसी जानताम, जो आज भी जो ये संविधान सदन है वर्तमान में, उसके कक्ष संख्या 62 ऊपर उस पर लिखा हुआ है। ये तो वो जब वहाँ लिखा गया तब भी सब जानते थे कि वेद से ये शब्द आया है। ये या जो दक्षिण के अंदर की परंपराएं, हमारे यहाँ जो वैशाली गणराज्य, यानी हमारे उसके प्रमाण प्रचुर मात्रा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमारे साहित्य के अंदर है। एक बात। दूसरी बात, हमारा जो चिंतन है, जो हमारा विविधता को एक प्रकार से समेटने का जो एक सफल प्रयास हमेशा रहा है। हमेशा से भारत विविधताओं का देश रहा है, यानी भाषा की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, यानी विभिन्न प्रकार की जो शेड्स हैं वो भारत में हमेशा रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से हम लोग एक रहे हैं, हमारे एक अंतरधारा सब जगह रही है। परंतु ये जो विविधता को सब प्रकार से सम्मान के साथ व्यवस्थित करने का जो काम है वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम मूलतः लोकतांत्रिक स्वभाव के हैं। वो हमारे पूर्वजों ने हमको ये बात सिखाई है, हमारे एक प्रकार से कहें हमारे डीएनए के अंदर उसको डाला है। तो ये हमारी परंपरा से भी है और हमने अब देश की आज़ादी के पश्चात हमने बात सिद्ध भी की है। बहुत सारे लोग कहते थे कि शायद हमने, हो सकता है सिस्टम हमारा संसदीय जो सिस्टम है वो हमने कहीं से अंग्रेजों का जो दे गए थे उसको हमने किया, उसको भी डेवलप किया। यानी आज भी यदि हम 1952 के बाद से बात करें, उसकी बात की चर्चा हुई कि मावलंकर साहब थे, उन्होंने किया, राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम हमारे इसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो अन्य लोग थे, किस प्रकार से नियम बने हैं। अब कमेटी सिस्टम है वो 93 में आया और वो जो हमारी ये जो संसदीय समितियां हैं उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि 47 के बाद भी जो अंग्रेज चले गए, हमने निरंतर अपने उस लोकतांत्रिक संस्कार के कारण से इस व्यवस्था को क्रमशः सुदृढ़ किया, उसका संवर्धन किया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सफल लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। तो ये इसीलिए है कि वो हमारे स्वभाव के अंदर है, और इसलिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो माननीय प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं, वो हमारी परंपरा से भी उसका सूत्र निकलता है, और हमारे स्वभाव से, और हमारे वर्तमान में जिस ढंग से हम लेकर के बड़े, हमने सारी सामर्थ्य को जगाया है। और G20 के अंदर भी वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ हम बढ़े आगे, हमने सिद्ध किया। दक्षिण अफ्रीकन जो देश हैं उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना, तो ये सारे के सारा जो हमारा विचार है, इसके मूल में सबको साथ लेकर के चलना, और वो लोकतांत्रिक आस्था उसके अनुसार ही वो है। Absolutely. Also, Manoj, let's talk about another major development of the day, the Women's Reservations Bill. And joining us right now is Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti ji. साध्वी जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। आज सभी के लिए ऐतिहासिक दिन था, सारे भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन था, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं महिलाओं के लिए कहूंगी तो विमेंस रिजर्वेशन बिल। इसकी यात्रा पे अगर बात करें तो वाजपेयी जी की सरकार में ये कई बार लाने की कोशिश की गई, लेकिन संख्या बल कम था। 2010 में भी जबकि सरकार इस बिल को लेकर आई थी तो बीजेपी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थी, उसने इस बिल को सपोर्ट किया। राज्यसभा में ये बिल पास भी हुआ, लेकिन लोकसभा में जो तब की सरकार के अलायंस पार्टनर्स थे उनमें कहीं ना कहीं मतभेद दिखा। साध्वी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप इस बिल की यात्रा को देखती हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सैबोटैज, पॉलिटिकल ऑनस्लॉट की वजह से आज तक पास नहीं हुआ? और जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उन्होंने भगवान को शुक्रिया कहा कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को उनको दिया है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल अब संसद में आ सके। साध्वी जी, देखिए, भगवान राम का 14 साल का वनवास के बाद वापिस आए थे। इस बिल को पार्लियामेंट में 27 साल के लगभग हो गया, और कहीं ना कहीं अटकता रहा, या इच्छा शक्ति की कमी रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक दृढ़ संकल्प था, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति के कारण आज का दिन गौरव का दिन है। मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग ऐसे पुराने संसद भवन को प्रणाम करके नई पार्लियामेंट में प्रवेश गए हैं, और नए पार्लियामेंट में पहले ही दिन महिलाओं के रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट में आई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे कानून मंत्री जी ने बिल पेश किया है। आज का दिन मैं ये कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से सरकार संभाली, तब से कोई भी विषय रहा हो, महिलाओं को फोकस करके किया है। चाहे वो आवास हो, अजय जो भी योजनाएं आई हैं, मुझे लग रहा है कि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण ये जो एक हमारे सैनिक स्कूल होते हैं वहां बेटियों को पढ़ने का अवसर दिया। और जो आज का दिन है, हम सौभाग्यशाली अपने को इसलिए मानते हैं कि हमने उस संविधान सभा को भी देखा, उसमें भी बैठे, उसमें भी ऐतिहासिक बिल पास किए गए, और आज नए भारत की अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए नई पार्लियामेंट में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए बिल पेश हुआ है। आज का दिन भारतीय विधा के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए, भारत के लिए आज गौरव का दिन है, और मैं कह सकती हूँ कि हम लोग उसके भागीदार हैं। पुरानी पार्लियामेंट में और नई पार्लियामेंट में, दोनों में हम लोग उसके साक्षी भी हैं, और इस कानून के हम पास करने वाले भी होंगे। ये हमारे लिए गौरव का दिन था। और आज जब सेंट्रल हॉल में माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, और कल पार्लियामेंट में जिस तरह से बोलते बोलते पूरे सदन को भावुक क्षण था वो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्लेटफार्म में खड़े होकर काम करने वाला एक लड़का भी इस सदन के अंदर पहुंच सकता है। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान की देन है। उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे अपना बचपना भी याद आ गया कि मैं भी एक थोड़ा चलाने वाली बाप की बेटी, दूसरों को ईंटें पाथने वाली बाप की बेटी, ये भारत में ही हो सकता है।
और किसी देश में नहीं हो सकता। मुझ जैसे व्यक्ति इस पार्लियामेंट में हिस्सेदारी भी हो सकती है, सरकार में हिस्सेदारी हो सकती है, और जब 33% महिलाओं के अधिकार के लिए पार्लियामेंट में बिल आया है उसके भी हिस्सेदार हो सकते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि नई पार्लियामेंट में पहला बिल महिलाओं के अधिकार के लिए आया। जी साध्वी जी, जाहिर तौर पे आज का दिन, अगर आधी आबादी की मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात करूं, तो ऐतिहासिक दिन है। भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन जो हमारी 75 सालों की यात्रा रही है, संसदीय यात्रा, उसमें जो महिलाओं की भागीदारी जिस तरह रहनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन अगर बात की जाए मौजूदा सरकार की भी बात की जाए तो इस सरकार में कई अहम मंत्रालय, अगर उसमें देखा जाए तो भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं के कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने जब से कमान संभाली है प्रधानमंत्री पद की, तब से उन्होंने दी है। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब इच्छा शक्ति होती तो बदलाव होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए तब सबसे पहले बेटियों का अनुपात कम हो रहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संकल्प लेकर के आए और वो आप देख रहे हैं कि आज बेटियों का अनुपात बराबर में आ गया है। मंत्रिपरिषद में यदि मैं कहूं तो आजादी के बाद से पहली बार 11 महिलाएं मंत्रिपरिषद में हैं। और देश के गति देने के लिए यदि मैं कहूं तो वित्त मंत्रालय भी एक महिला के हाथ में है। यदि महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए यदि है तो स्मृति ईरानी जी हैं। और मैं आज गरीब बाप की बेटी, एक झोपड़ी में रहने वाली बाप की बेटी, यदि गरीब को आवास देने का अवसर आया तो मेरे पास है, उस विभाग की मैं मंत्री हूँ। गरीबों को राशन देना है तो उस विभाग की मैं मंत्री हूँ। तो ये तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति के पास भी दो जिम्मेदारियां दे रखी हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की और इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि महिलाओं का, और ये आज नहीं, ये गुलामी के पहले का यदि हम कालखंड उठा करके देखें तो महिलाओं से कोई क्षेत्र खाली नहीं रहा। यदि हम हाड़ी रानी को उठा करके देखें, मां मंदालसा को देखें आध्यात्मिक क्षेत्र में, गार्गी को देखें जब जनक और याज्ञवल के बीच में शास्त्रार्थ होता है, यदि मैं मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में मध्यस्थता करने वाला यदि कोई था तो उभय भारती थी। तो मेरे देश में महिलाओं की योग्यता में कभी कमी नहीं रही। लेकिन उस योग्यता का सही उपयोग इस पार्लियामेंट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पार्लियामेंट में पेश करवाया है, ये उसको एक अवसर में बदलने का काम किया है। Absolutely. Since we're talking about the journey of this bill, sir, I'd like to understand from you. This bill has been hanging for more than 3 decades now. Do you think it is the political will now that will pave the way for women-led development in our country? डेफिनेटली ये तो थी ही बात। लेकिन 96 में पहली बार जब देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे तब ये बिल आया। लेकिन जो अंतर्विरोध थे उनकी सरकार के, वो थी भी, सरकार यानी चल रही थी, उसके अपने मेंबर्स कम थे, बाहर से समर्थन ज़्यादा था। और उसके बाद अंततः वो जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो लैप्स हो गया, पहली बार तब लैप्स हुआ। इसके बाद फिर 96 में 98 में अटल जी की सरकार आई। अटल जी की सरकार ने इसको पूरी कोशिश की और 3 बार एफर्ट किया उसको इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन जो भी चीज़ें थी, अब मैं दलों का नाम नहीं लूँगा, है कुछ दल थे जो इसके ऊपर बहुत अधिक उग्र थे इसका विरोध करने के लिए। उन्होंने उसका विरोध करते समय संसदीय मर्यादाएं भी तोड़ी, चेयर से भी कागज छीने, फाड़े, इत्यादि इत्यादि। प्रस्तुत करने वाले मंत्री तक पहुंचने की कोशिश की, वो सारी बातें हैं वो। लेकिन तब भी अटल जी के समय में भी इंट्रोड्यूस होने के पश्चात ये जो है कई बार कोशिश करने के बाद फिर लैप्स हुआ। फिर जब ये 2004 में यूपी की सरकार आई उसमें भी कोशिश हुई, परंतु उसके अंदर अंततः जो उसका दूसरा टर्म था 2009 वाला, 2009 से जो शुरू हुआ यूपीए सरकार का, उसमें राज्यसभा में ये पास भी हो गया। 2010 की बात है ये। राज्यसभा में पास होने के पश्चात वो लोकसभा में रेफर हुआ। और लोकसभा के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल था वो भाजपा था। और भाजपा कोई छोटा दल नहीं था। मैं उस वक्त उस हाउस में रहा हूं। मैं 116-115 हमारे सदस्य थे और हम इस बिल के साथ थे। राज्यसभा के अंदर भी हमने उसका समर्थन किया था।
उसके कारण से 2/3 बहुमत उसको बड़ी आसानी से मिल गया था। तो यदि कांग्रेस चाहती तो लोकसभा के अंदर ये बिल आसानी से पास हो सकता था। विरोध वहां पर भी था, जो दल बहुत समय से, लंबे समय से विरोध करते आ रहे थे, उन्होंने भी वहां पर विरोध किया और वही सारे दृश्य हुए। और अंततः इस बिल को मैं, जो जैसा आपने भी कहा, मैं इस बात को, मैं तो शिद्दत से इस बात को मानता हूं, इच्छा शक्ति के अभाव में या कुल मिलाकर के इच्छा के ही अभाव में इस बिल को रेफर कर दिया गया स्टैंडिंग कमेटी को, और फिर कार्यकाल समाप्त होने के साथ 15वीं लोकसभा का ये बिल भी फिर एक बार लैप्स हो गया। तो कांग्रेस के पास तो इस बिल को पास करने का अवसर था और उन्होंने इसको नहीं किया। तो ये जो सारा का सारा इतिहास आया, फिर 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, और जैसा अभी हमारी माननीय मंत्री जी साध्वी जी कह रही थी, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे उपाय किए हैं। यानी सेना के अंदर कमीशन मिलने जैसी बात जिसका लोग सोचते नहीं थे, वो भी दिया। बाकी चीजें तो है ही हैं, यानी चाहे जनधन खाते हो, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान हो, चाहे उज्ज्वला हो, यानी ऐसे कितने आप जो है कदम उठा बता सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण संपत्तियों का विषय हो। यानी पूरा एक महिलाओं को फोकस में रख करके हम जो कहते आए थे कि भाई हमारी परंपरा के अंदर है, हम कहते हैं कि भाई माँ के स्थान पर हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती के अंदर हम जो नवरात्र के अंदर पूजा करते हैं, तो हम यहाँ कहते ही हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और भी उदाहरण दिए साध्वी जी ने कि किस प्रकार से हमारी ऐतिहासिक वेदों की जो ऋचाएं हैं, उनके जो दृष्टा ऋषि हैं, उनमें महिलाएं हमारी। तो ये जो सारा जो इतिहास है, और प्रधानमंत्री जी 2014 से बराबर इसका प्रयास कर रहे थे कि महिला सशक्तिकरण हो, और उस क्रम में आज ये बिल आया। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि, देखिए, मेजर जो पार्टी है वो फिर कांग्रेस ही है, बाकी तो चलिए सहयोगी दल हैं जिन्होंने अलायंस के अंदर रहे, एनडीए के अंदर भी रहे, यूपीए के अंदर भी रहे, लेकिन इसकी जो इच्छा शक्ति थी वो कांग्रेस के ने नहीं दिखाई दी, यूपीए के शासन में नहीं दिखाई दी। वो इच्छा शक्ति आज दिखाई दी है, तो निश्चित रूप से अब ये बिल पास भी होगा। मैं समझता हूँ कि संसद से तो कल और परसों में पास हो जाना चाहिए। ये विशेष सत्र, इस दृष्टि से भी विशेष सत्र हो जाएगा कि इसमें नए संसद में हम लोग पहुंचे, नए भवन के अंदर हम पहुंचे, और उस भवन के अंदर हमने पहला बिल महिलाओं के आरक्षण का पास किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, और ये मैं साध्वी जी के पास ले जाना चाहूंगी। साध्वी जी, जैसा कि अभी राजेंद्र सर ने हमको बताया कि नए भवन का पहला दिन और पहला बिल विमेंस रिजर्वेशन, मैम आप खुद बहुत स्ट्रगल कर कर यहाँ तक आई हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इस बिल का जो आज मूव हुआ है नए पार्लियामेंट में पहले दिन ही, इसका लोगों पर, महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, कितनी प्रेरणा मिलेगी? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट से जब से निकली तब से मैं लगातार देख रही हूँ, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं पूरे देश से कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और मैं तो ये कह सकती हूँ कि जिस तरह से 370 धारा खत्म करना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, वैसे ही ये महिला बिल भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और एक महिलाओं के अंदर जो एक हौसला, महिलाएं यद्यपि भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक जीत करके आई हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, अन्य जगहों में हो, संगठन में हो, लेकिन अब एक संवैधानिक दायरे के तहत जब हमारी मातृशक्ति पार्लियामेंट में, विधानसभा में पहुंचेगी, तो एक अपना उसका खुद का अधिकार होगा। और ये अधिकार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सांसद आदरणीय मेरे बड़े भाई राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, ये बात सही है कि जिस विभाग में मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ 2 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी 2014 के लगभग आसपास में। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का एक प्रारूप दिया कि गांव की महिला कैसे सशक्त हो। तो उस महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 9.5 करोड़ के लगभग महिलाएं पूरे देश में, जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज वो मार्केट में जा रही हैं, स्वयं का बनाया हुआ सामान लेके जा रही हैं। तो जब एक नेतृत्व के अंदर इच्छा शक्ति होती है तो अपने आप वो जमीन पर काम उतरता है और लोगों को दिखाई भी पड़ रहा है। तो आज का जो दिन है ना, ये दिन मुझे लग रहा है कि हमारे, जब तक हमारा शरीर रहेगा हमें तो याद रहेगा ही, लेकिन जो हमारी पीढ़ी आएगी वो भी कम से कम हमेशा याद रखेगी कि पहला दिन नई पार्लियामेंट, नए भारत के, उभरते हुए भारत के इस आज के दिन को हम हमेशा याद करेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना भी देती हूँ,
धन्यवाद भी देती हूँ एक संत होने के नाते कि हमेशा इसी तरह के काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। कोई हम जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां से प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। तो प्रधानमंत्री जी तो इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं कि जब भी कोई आता है तो एक देश को अचंभित कर देते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री आज भारत के लिए मिले हुए हैं कि जहां भारत विश्व में अपनी एक छाप, जो हमारे ऋषियों ने भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया था, आज पुनः भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है। ये इसलिए हमारे लिए गौरव का क्षण है कि आज हम उस समय काम कर रहे हैं जब देश के एक त्यागी तपस्वी, भले व्हाइट कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन को तपाया है, समाज के लिए तपाया है, उस तपस्वी के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत गर्व का अनुभव होता है। साध्वी निरंजना जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने नेतृत्व की बात की, नेतृत्व के विजन की बात की। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर, उसको लेकर हमने देखा 2014 में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं और G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भी किस प्रकार से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हुई। शिखर सम्मेलन में भी जो मुद्दा रहा, मुख्य रूप से उभर के सामने एक मुद्दा आया, उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण उभर के सामने आया। दुनिया के देश भी इस मुद्दे को अब गंभीरता से ले रहे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? देखिए, भारत बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले अन्य देश बोलते थे, भारत सुनता था। आज मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री जी के कारण भारत बोलता है और विश्व सुनता है और उसको मानता भी है। वही इसका परिणाम है कि आज विश्व को भी स्वीकार करना पड़ा महिलाओं के हक के लिए। तो ये एक बहुत गौरव का क्षण है। G20 जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अध्यक्षता की और ये हम सबको एक अभिभूत करने वाला क्षण था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत मंडपम में अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये भी भारत के लिए विश्व गुरु का एक संदेश है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी में खासियत है। जिस योग को हम योगा बोलने लगे थे, बाहर का योगा है। बाबा रामदेव जी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन विश्व पटल पर मान्यता यदि किसी ने दिलाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाया। जो हमारे योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि का दर्शन था, उसको भी विश्व पटल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान्यता दिलाई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। और आज संसद का जो नया भवन है उसमें लोकसभा के पहले दिन महिला सशक्तिकरण के को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। So that was an inspiring message from the Prime Minister. But Rajendra sir, isn't this ironic that out of 950 million registered voters in our country, half of them are women, but only make 18% of parliament? The current strength, of course, is 82. And with this proposed legislation coming in, the strength will go up to 181. How will this move further empower our democracy? देखिए, आज मैं भी देख रहा था आंकड़े, तो प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा के अंदर जो प्रतिनिधित्व था वो 4% के आसपास था। एक बार 3-3.5% भी रहा और वो निरंतर एनडीए की सरकार के में खासतौर से इसमें वृद्धि हुई है और इसमें 14% समथिंग है जो प्रतिनिधित्व है।
बेशक अभी भी बहुत कम है ये। और जैसा आज हमारे कानून मंत्री जी ने जब इसको विधेयक को प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि अभी 81 है, अभी इसके बाद 181 हो जाएंगे, ये जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी एकदम से। तो ये देखिए, लोकतंत्र के अंदर ये जो जनप्रतिनिधि का जो अधिकार है, जो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो अलग है। और संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, जब वहाँ पर किसी वर्ग का प्रतिनिधि पहुँचता है तो स्वाभाविक रूप से उस वर्ग को या उस श्रेणी को एक उसकी सक्रियता बढ़ती है, उसके लिए प्रेरणा का वातावरण निर्माण होता है, और एक ऐसा कह सकते हैं पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है जो उस वर्ग को मोटिवेट भी करता है और सक्रिय भी करता है। अब जैसे हम ये देखें कि माननीय मोदी जी की सरकार का जो प्रयास रहा, हालांकि शुरू से और भी प्रयास रहे होंगे ऐसे, कि डेमोक्रेसी इंक्लूसिव समावेशी हो, या जो अर्थव्यवस्था है वो भी समावेशी हो। जैसे उसके अंदर हमने जनधन खाते मोदी जी ने खुलवाए, या ये सारे समावेशी अर्थव्यवस्था का एक प्रमाण है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अर्थव्यवस्था के अंदर जो भागीदारी है सामान्य जन की बढ़ी है। या फिर जैसे जीएसटी का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ, और बेशक यदि आज जीएसटी की बात मैं कर रहा हूँ तो वो क्षण भी मुझे याद आता है जब मैं सांसद के नाते जीएसटी का जब घोषणा हुई तो मैं वहाँ केंद्रीय कक्ष में उपस्थित था, प्रणव दा थे, सब लोग थे। तो जो भी है, जो सारी जो कोशिशें हैं जो समावेशी लोकतंत्र को निर्माण करने की दृष्टि से हुई हैं, उसमें नारी यानी जो वास्तव में आधा हिस्सा समाज का है, 50% जिसकी संख्या है, उसका यदि गुणात्मक दृष्टि से भागीदारी नहीं बढ़ेगी तो उनका पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा। और इसीलिए जब उनकी भागीदारी वहां होगी, इन सदनों के अंदर होगी, लोकसभा में होगी, विधानसभाओं के अंदर होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है प्रत्येक क्षेत्र के अंदर होगा। फिर चाहे वो शिक्षा हो, फिर चाहे वो कारोबार हो, फिर चाहे वो अन्य विषय हो। तो ये जो है ये इतना बहुत बड़ा कदम है, और हो सकता है कि इसका अभी हम सब अंदाजा न लगा पाएं कि क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर नारी सशक्तिकरण का एक नया दौर वो प्रारंभ होगा, जो इस देश को जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, जैसा उनका संकल्प है, जैसा वो उस संकल्प को सिद्धि में बदलना चाहते हैं, तो उसके अंदर उनकी बड़ी भारी भूमिका होगी। ये एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति से जुड़ा ये सवाल है, महिला के अधिकारों से जुड़ा राजनीति का ये सवाल है। ये ठीक है कि आपकी सरकार ने एक पहल की, महिला रिजर्वेशन बिल सदन में प्रस्तुत किया, और उम्मीद है वो पारित भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम जर्नी की बात कर रहे हैं, भारत की 75 साल की संसदीय यात्रा की बात कर रहे हैं, और आपने कहा अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही इन 75 सालों में 10 से 15 अगर बात करूं मैं तो मोटे तौर पे 10 से 15 के बीच ही, अगर बहुत अच्छा मैं कहूं तो महिलाओं की भागीदारी सदन में रही है। उससे अधिक भागीदारी नहीं हो पाई। यह बात ठीक है, कानून बना के अधिकार दिया जाए, लेकिन एक सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। उन दलों की बात भी मैं करूंगा जिनकी दलों की मुखिया महिलाएं हैं, लेकिन उन दलों ने भी महिलाओं को अधिक भागीदारी नहीं दी। तो यह मुद्दा क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी जुड़ा? नहीं, इच्छा शक्ति से तो जुड़ा हुआ है ही, मुझे लगता है ये दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है जी। हमारी सोच क्या है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिसको भारत की विरासत के प्रति अभिमान होगा, मैं इस बात को वहां से भी मैं समझने की कोशिश करता हूं स्वयं भी, कि जिसको देश की विरासत के ऊपर, देश की परंपरा के ऊपर, देश के सांस्कृतिक जो वैल्यूज रही हैं, इथोस हैं, जो उसके ऊपर भी जिसको भरोसा होगा, वो निश्चित रूप से महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की सोचेगा ही। तो मैं ये, हालांकि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपनी विरासत के प्रति वैसा अभिमान न होने के कारण से ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आई। हम केवल यही कहते रहे कि साहब नारियों की बड़ी स्थिति खराब है, नारियों की स्थिति बहुत खराब है, नारियों को अवसर नहीं है। हम दुख तो प्रकट करते रहे, परंतु नारियों का कैसे उत्थान हो, और उसके लिए हमारे इतिहास में प्रेरणादायक बातें थी, हम वहां से उठा सकते थे उन चीजों को। अभी जैसे मैंने वो कहा यार, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे प्रारंभ से हमारे यहाँ कन्या पूजन, कन्या माने एक नारी का ही रूप है वो। हमने कहा, हमने भारत माता शब्द प्रयोग किया। हम जहां कहीं पवित्रता का भाव देते हैं वहां माँ का प्रयोग करते हैं, माने हमारे ट्रेडिशन के अंदर इस प्रकार की चीजें हैं। तो विरासत के प्रति अभिमान रखने के बाद यदि वहां से चीजें निकल सकती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी एक कारण रहा हो
कि विजन नहीं था जी। और इच्छा शक्ति नहीं थी, अन्यथा चीजें हो सकती थी। लेकिन चलिए अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, और देश आगे बढ़ेगा, सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा, सबका सहयोग मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज ये अपेक्षा भी की, आशा भी की और एक प्रकार से आह्वान भी किया कि ये बिल सर्वसम्मति से दोनों सदनों के अंदर पास हो, तो सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग इसमें शामिल होंगे। राजेंद्र जी, आपने दृष्टि की बात की, जाहिर तौर पे अगर नामों की हम बात करें तो नाम भी संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, दृष्टि दिखाते हैं कि सरकार की दृष्टि कैसी है। अगर इस बिल की ही बात मैं करूं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अपने इस बिल के नाम में ही बहुत बड़ा संदेश है। क्या संदेश है ये? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको हम महिला आरक्षण विधेयक भी कह सकते थे, जैसा पहले कहा जा रहा था। परंतु वही बात है कि हमारे मन के अंदर जो आदर का भाव होना चाहिए, हम कोई कृपा नहीं कर रहे हैं जी। वो जो हमारे यहाँ नारी है वो आदि शक्ति है, वो हमारे यहाँ उसके बिना हम देखिए, फिर वही बात होगी, हमारे यहाँ कल्पना ही नहीं है उसके बिना। हम तो लोग उदाहरण देते हैं कि हम यदि कभी राम का नाम लेते हैं तो पहले सीताराम कहते हैं, हम राधे श्याम कहते हैं, हम जो है माने हम पहले जो नारी का नाम है वो उसको पहले हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी परंपरा के अंदर ही है ये, तो मैं समझता हूं कि ये भी उस जो इसका नाम रखा है नारी वंदन अधिनियम, वो भी वहीं से परंपरा से प्रेरित होकर के ये नाम आया है। और देखिए जो नया संसद भवन है, इसका ये भी एक वैशिष्ट्य है कि ये भव्य तो है ही, ये आधुनिक तो है ही, परंतु ये हमको अपने सांस्कृतिक जो वैभव है, हमारा जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, उसको दर्शाता भी, उसके साथ जोड़ता भी है। तो ये नए भवन का, इस प्रकार के नए भवन के अंदर पहला बिल हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ, नारी वंदन से जुड़ा हुआ विषय है। ये एक बहुत प्यारा सा, बहुत अद्भुत सा, बड़ा वंदनीय ये संयोग है, जिसका सारे देश ने बहुत स्वागत किया है। जी बिल्कुल। और साथ ही केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 19 सितंबर के दिन को बेहद खास करार दिया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। सर, कितना बड़ा मूवमेंट है ये, जब आप लोगों ने एक संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ न सिर्फ नए संसद भवन में प्रवेश किया, बल्कि 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना जो भारत के प्रधानमंत्री ने दी है, उस पर काम करना प्रारंभ भी कर दिया। आज बहुत हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के लिए, खासकर हमारे बहनों माताओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज नया संसद भवन में एंटर होने के बाद पहला कार्यक्रम, पहला बिल हमारे महिलाओं के जो रिजर्वेशन के असेंबली में, पार्लियामेंट में आने वाले दिन में रिजर्वेशन का प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये बिल लाया गया, क्योंकि 50% पॉपुलेशन महिला है और लोकल बॉडीज़ में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, मगर जो लोकसभा में, विधानसभा में अभी तक रिजर्वेशन नहीं है। बहुत साल से अटल बिहारी वाजपेयी समय से थोड़ा प्रयास हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर रोकआउट हुआ है, मगर आज नरेंद्र मोदी जी एक कमिटमेंट के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बिल लाया गया, क्योंकि ऐसे काम, या आर्टिकल 370 का रद्द हो, नहीं तो जीएसटी हो, भारत का नेतृत्व में G20 हो, चंद्रयान हो, ऐसे कार्यक्रम सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। आज एक हिस्टोरिकल एक बिल लोकसभा में, नया लोकसभा बिल्डिंग में पेश हुआ है। इससे देश में रहने वाले हमारे माताओं को, बहनों के लिए बहुत एक हिस्टोरिक दिन है। मैं इसको सारी महिलाओं से, हमारे बहनों से, माताओं से मैं अनुरोध करता हूँ, ये बिल्कुल स्वागत करे, सारी जनता भी स्वागत करे। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करता हूँ, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए। जितना पॉपुलेशन महिला है, आप नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर, आज सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन से लेकर, और जो भी आर्मी में, एयरफोर्स में महिलाओं के एडमिशन से लेकर, हर विषय पर आप स्वच्छ भारत के अंदर देखो, नहीं तो जो गौरव, जो महिला गौरव बढ़ाने के लिए टॉयलेट्स का बनाना हो,
ऐसा हर विषय पर महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ किया है। ऐसा ही आज इस महिला रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा राज्यसभा के लिए और उसके साथ साथ असेंबली के लिए जो बिल लाया गया, ये भी हिस्टोरिक है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा आज फिर एक बार प्रूव हुआ है। थैंक यू सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको लेकर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने। मैम, जो आज बिल पेश हुआ है उससे आधी आबादी को कैसे शक्ति मिलने जा रही है? मोदी जी के बारे में बताया जाता है महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर्स हैं, तो महिलाओं को शक्ति देने का जो काम आज गणेश चतुर्थी के दिन पीएम मोदी ने किया है, उस पर आपका क्या कहना है? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, यादगार है। नई संसद में हमने प्रवेश किया है। हमारी पुरानी संसद, जिसे अब संविधान सदन कहा जाएगा, वहाँ से हम प्रेरणा लेकर यहाँ आए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है और हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करते, महिलाओं के हाथ में देश का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं सौंपते, तब तक लोकतंत्र को मजबूत करने की जो संकल्पना है वो साकार नहीं हो सकती। मुझे प्रसन्नता है और मैं इस अवसर पर देश की महिलाओं को बधाई भी देना चाहती हूँ कि नई संसद का पहला दिन देश की आधी आबादी को, देश की महिलाओं को समर्पित रहा और हम इस बिल को लेकर आए, इस महत्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आए। मैम, जैसा कि मतलब आपका निजी अनुभव हम चाहेंगे आप साझा करें महिलाओं के साथ। आप केंद्रीय मंत्री बनी हैं, आप जिस तरह से लीड कर रही हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आप अपना एक अनुभव साझा कर सकती हैं ताकि उसके माध्यम से महिलाओं को वो शक्ति मिले। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है उसमें चूंकि हम लोग सब सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो हम समाज के हर वर्ग, हर तबके के बीच में जाते हैं। तो हमने निचले से निचले स्तर पे भी महिलाओं का जीवन कैसा होता है, उनके ऊपर किस तरीके के सामाजिक बंधन होते हैं, कितना सोशल प्रेशर होता है, क्या उनके सुरक्षा के तमाम चैलेंजेस होते हैं, क्या उनकी आर्थिक स्वावलंबन के चैलेंजेस होते हैं, इन बातों को बहुत करीब से देखा है। और मुझे लगता है कि भारत आज एक ऐसे युग में आ चुका है कि जब हमें इन सारी चुनौतियों का, महिलाओं की जो ज़मीनी स्तर पर समस्याएं हैं, उसका समाधान खोजने की ज़रूरत है। जब चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में राज्य की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक हमारी बहनें पहुंचेंगी, महिलाएं पहुंचेंगी, तो महिलाओं की समस्याओं को भी और मुखरता से और मजबूती से रखेंगी। और जो बात मैंने पहले कही कि आधी आबादी को भी हमें आवाज़ देनी होगी, क्योंकि उसके अभाव में हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता और हम देश को विकसित बनाना चाहते हैं 2047 तक। तो महिलाएं नेतृत्व करें, आगे आए, हर चीज़ में उन्हें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अवसरों का पूरा अंबार है और महिलाओं को आगे आकर देश की प्रगति में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो स्वयं भी सशक्त होंगी और समाज और राष्ट्र भी मजबूत होगा। बिल्कुल, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होगा। साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे देश में जो युवा लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाब हो सकता है पॉलिटिकल फील्ड में आगे जाने का, आगे बढ़ने का, लेकिन शायद रास्ता कठिन लगता है। उनके लिए आज आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि कठिनाई तो लगती है, लेकिन जब आप किसी काम को सेवा भावना से काम करने चलेंगे तो रास्ता अपने आप बन जाता है। क्योंकि मेरा बड़ा लंबा अनुभव है, राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के 40 साल का पूरा अनुभव है कि समाज में कैसे काम, कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन यदि हम अपने विश्वास पर डिगे नहीं, अडिग रहें, तो फिर हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाता है। और मैं पूरे देश की महिलाओं को मैं एक ही संदेशा देना चाहती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे है व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। दूसरा विषय, यदि हमें रास्ते पर कहीं कठिनाई समझ में आए तो फिर हमें झांसी वाली रानी को याद करना चाहिए। हमें कहीं काम करने में दिक्कत आए तो फिर हमें गार्गी मंदाल जैसी महिलाओं को याद करना चाहिए। और आज तो हमारे लिए उदाहरण है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी, एक बहुत बिहार एरिया से, गरीब तब से, दबे कुचले समाज से आने वाली एक राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकती है। तो ये
यदि इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता चराई बेटी चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। और गीता में भी कहा गया है कि मन मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, व्यक्ति का मन ही बंधन का कारण बनता है, व्यक्ति का मन ही मुक्ति का कारण बनता है। तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे मेरे जैसे क्षेत्र में हो जहाँ मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ, यदि हम संभल के नहीं चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधने के लिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने को संभाल करके चलना और आगे बढ़ते जाना, यही मुझे लग रहा है कि आज के दिन में यही मेरा संदेशा भी है। और मेरा एक और, आप जैसे वहां बैठी हैं तो आप कोई एकदम वहां नहीं पहुंची, आपने भी मेहनत किया होगा। आज आप पार्लियामेंट कवर कर रही हैं, तो ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन यदि कोई आदमी चलते चलते बैठ गया तो फिर वो आगे नहीं पहुंच सकता है। आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लेकिन काम करते रहे तो आज यहाँ पहुंचे। तो हमारे लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। Absolutely, perseverance. करके हम आगे बढ़ सकते। Absolutely, ma'am. Perseverance is the key, and as they say that if you persevere, you will certainly be successful. And today, of course, this is a historic day when such a huge development has taken place for the women of this country. कृति, हम ब्रेक लें उससे पहले राजेंद्र अग्रवाल जी, एक जो मैं चीज़ आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो आज का दृश्य था, जिस तरह से भारत माता की जयकारा के बीच, जय घोष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सांसद सदस्य थे, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम हम सब देखते हैं, लेकिन ये दृश्य अलग था। इस भाव को आप कैसे प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि ये भाव पूरा देश देख रहा था। वो अभी तक आंखों में, मन में बसा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये जो पुराना संसद भवन है, संविधान सदन है, इसने हमारा हाथ पकड़ करके नए सदन को सौंप दिया कि जाइए, यहाँ आपने अच्छा किया, कुछ चूक हुई हो तो उसको भी ध्यान रखिए और नए भवन के अंदर नए उत्साह के साथ अपने संकल्पों को पूरा कीजिए। अद्भुत दृश्य था वो। और वास्तव में इस प्रकार के ऐतिहासिक क्षणों का हिस्सा होना, ये स्वयं में इतनी बड़ी प्रेरणा है, इतना बड़ा उसमें उत्साह है, मैं उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आज का दिन प्रत्येक दृष्टि से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, लिखा जा चुका है। आने वाली पीढ़ियां इसको उसी तरीके से याद करेंगी जिस प्रकार से संविधान दिवस को याद करती है, जिस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को याद करती है, उसी प्रकार का ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक दिन है कृति, बिल्कुल। और जिस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिला संसद भवन परिसर में, जब संविधान सदन से नए संसद भवन की ओर सभी सांसद ने प्रवेश किया, और जिस प्रकार का ये दृश्य था वो दिखाता है कि लोकतंत्र के प्रति कितना समर्पण है हमारे देश के जनप्रतिनिधियों का, इस संसद के प्रति कितनी आस्था है, ये इसका एक संदेश था। Absolutely, Manoj ji. Well, viewers, time for a short break. Stay tuned to Sunset TV.